तो ये जो किसानों ने जो शुरू किया है, मैं सलाम भेजता हूँ इन सब किसानों को हम्म। जिन्होंने इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके इतने ठंडे मौसम में हम्म। वो दिल्ली की सड़कों पर पड़े हुए हैं। हम्म। उसमें हजारों बूढ़े भी हैं, हम्म। महिलाएं भी हैं, हम्म। बच्चे और बच्चियां भी हैं। हम्म। उसमें 30-35 लोग अब तक वो गोया अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। हम्म। फिर उनके इरादे में कोई कमजोरी नहीं पैदा हो रही। जो दिल्ली के सभी बॉर्डर्स अभी किसान आंदोलन की वजह पर तकरीबन दिल्ली के बॉर्डर जो हैं वो सील किए हैं। आंदोलन था, एक जंग का रूप ले चुका है। अभी अभी आंदोलन नहीं, आंदोलन से आगे चला गया कि जंग बन गई है। तो आप कैसे देखते हैं इसे? जी। देखिए भाई, ये जंग है और जंग आज़ादी है। जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब ये आम आंदोलनों में से एक आंदोलन नहीं रह गया। हम्म। देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है वो ये कि देश के असली एजेंडे को हम्म। ये इसने नेशनल एजेंडा बना दिया है। हम्म। इसलिए कि हमारे देश का जो असली एजेंडा है हम्म। वो सोशल जस्टिस है जी। और एक सोशलिस्ट स्टेट का क्याम है। हम्म। हमारा जो संविधान हमारे फोरफादर्स ने बनाया था, हम्म। उसके प्रेम्बुल में लिखा था हम्म। कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हम्म। हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, जी। secular, हम्म। democratic republic। हम्म। पहला वर्ड है सोशलिस्ट। हम्म। अब ये जो सोशलिस्ट था, जो सोशलिस्टिक पॉलिसीज बननी चाहिए थी, हम्म। हमारा देश उसके बिल्कुल ही उल्टी रुख पर ले जाया जा रहा है बड़ी तेजी के साथ। और ये कैपिटलिस्ट स्टेट बन गया। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश चला गया, देश की सत्ता चली गई, सारी पॉलिसीज चली गई और इसकी वजह से अमीर और गरीब के दरमियान बहुत बड़ा एक ह्यूज गैप हो गया। हम्म। तो ये इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला था वो ये कि हम देश का जो असली एजेंडा है उसको ऊपर लेकर आए। जी। इसलिए कि इन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ इस एजेंडे को दबाकर देश को कम्युनल एजेंडे की बुनियाद पर आपस में लड़ाकर हम सबको डिवाइड करके पूरे भारतीय समाज को एक मुट्ठी भर कुछ लोगों ने पूंजीपतियों का सहारा लेकर और इस देश को बिल्कुल उल्टी गंगा बहा दी। अब ये ले जा रहे हैं हजारों साल पुराने भारत की तरफ, भारत को आगे की तरफ ले जाने के बजाय पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये जो किसानों ने जो शुरू किया है, मैं सलाम भेजता हूं इन सब किसानों को जिन्होंने इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके इतने ठंडे मौसम में वो दिल्ली की सड़कों पर पड़े हुए हैं। उसमें हजारों बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे और बच्चियां भी हैं। उसमें 30-35 लोग अब तक वो गोया अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। फिर उनके इरादे में कोई कमजोरी नहीं पैदा हो रही और वो मजबूती के साथ अपने मिशन के साथ खड़े हुए हैं। ये बहुत, ये जो आंदोलन है ये इसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि इस देश के जो असली एजेंडा है ये उसको वापस लाना चाह रहा है। मैं 2 मिनट इस सवाल के जवाब में और लूंगा, इसलिए कि ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है आपने, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल किया है। आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेम्बल के अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत साफ साफ लिखा गया है कि देश को एक सोशलिस्टिक स्टेट बनाना ये यहाँ की जिम्मेदारी होगी। स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि इसको सोशलिस्टिक एक पॉलिसी यहाँ पर बनाए और उसके बिल्कुल अगेंस्ट चलाए। अब ये लेटेस्ट जो किसानों वाले कानून बनाए गए हैं इसने तो बिल्कुल इसके ऊपर एक मोहर लगा दी है कि सारी जो फसलें हैं वो सारी खरीदेगा कारपोरेट सेक्टर और फिर वो उसके बाद वो क्या करेगा, किस दाम पर खरीदेगा, कितनी उसको छुपा कर रखेगा, महंगाई को बढ़ाकर देश के सामने लाएगा।
यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आएगा कि किसान खेती छोड़ देने का फैसला करेगा और फिर ये लोग जमीन भी खरीद लेंगे। बिल्कुल। ये पूरा जबरदस्त षड्यंत्र है। हम्म। और ये उन लोगों ने ये चाहा था कि कोविड-19 के दौर में इसको जल्दी के साथ एक पहले ऑर्डिनेंस फिर कानून के जरिए ले जाएं। लेकिन ये है किसान बिरादरी की जागरूकता, खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के हमारे किसान भाई जिन्होंने पूरे देश के किसानों को जगा दिया। तो इसकी अहमियत एक आम आंदोलनों की तरह नहीं है। ये देश के असली एजेंडे को वापस ऊपर लाने की एक बहुत कामयाब कोशिश है। अब ये हम सब देशवासियों का फर्ज है इस चिराग की रोशनी को कम न होने दें, इस आवाज को, इसके वॉल्यूम को कम न होने दें और हर कच्चे पक्के घर से इसको सपोर्ट मिले। जब हम ऊपर से देखते हैं तो है तो किसानी का आंदोलन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या लोगों का ये जो गुस्सा था, जो रोह है, ये स्पॉन्टेनियस है, सहजता है कि ऐसे प्रकट हो गया कि जहाँ एक बड़े लंबे समय से किसी क्लास को दबाया जा रहा था और वो ऐसे मौके की तलाश में थे, जब मौका अपॉर्चुनिटी मिली तब लोग खड़े हो गए, उठकर खड़े हो गए सरकार की बिल्कुल सही। ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस नहीं है। मेरे ख्याल में ये स्पॉन्टेनियस बिल्कुल नहीं है। देश के गरीब, देश के किसान, देश के पूरे अपने तमाम मजलूम समाज के लोग, देश के मनुवादी समाज जो व्यवस्था है उसके शिकंजे में जकड़े हुए लोग, ये हमारे SC ST समाज के लोग, OBC समाज के लोग, जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, वो सब उनका दम घुट रहा था बहुत जमाने से। हर कुछ दिन के बाद एक नया कानून, हर कुछ दिन के बाद एक नया दंगा, हर कुछ दिन के बाद एक नई समस्या। वो सब के सब अंदर से एक तरह से बहुत दिन से इंतजार में थे। ये तो किसानों ने पहल कर दी और वो उनको पूरी पहल करने का पूरा फुल क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस बिल्कुल नहीं लगता। ये बहुत दिन से, और चूंकि अपोजिशन पार्टीज ने अपना रोल प्ले करना बंद कर दिया, तो अब जनता ही को अब अपोजिशन का रोल प्ले करना था और जनता की आवाज को का लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त हमारे किसान भाई। तो अब ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, अब ये भारत की तमाम गरीबों का आंदोलन है, ये उनकी लड़ाई है। और तमाम मजलूम समाज के लोग जिनको आपस में बिखेर दिया गया है, लड़ा दिया गया है आपस में, उनकी एनर्जी को आपस में वेस्ट कर दिया गया है, नॉन इश्यूज को में उलझा दिया गया है, जो असली इश्यूज हैं उनको पीछे डाल दिया गया है। तो अब ये जो आंदोलन है, ये बया फिर से असली इश्यूज को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है और हम सबको इसका भरपूर साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। बेशक ये बारी नज़र से अगर देखते हैं तो किसानी आंदोलन ही है, क्योंकि वो ही एक पॉइंट था जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ। और जैसे मौलाना जी ने बोला है कि उनको इस आंदोलन का क्रेडिट भी देना चाहिए, क्योंकि वो पहले आगे लीड करने वाली क्लास थी। लेकिन ये आंदोलन स्पॉन्टेनियस नहीं है। लोग सताए हुए हैं इन राजनीतिकों के, जो गलत इन्होंने तंत्र सारे भारत में फैला दिया है। सभी को एक जैसे गार्डन के भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, उन्हें सभी को उखाड़ कर सिर्फ एक ही फूल रखना चाहते हैं, जो इनका एजेंडा है, जो एक कौमवाद का, वन नेशन वन लैंग्वेज का एजेंडा है। ये बड़ा ख़तरनाक एजेंडा है, वो भी भारत जैसे देश के लिए, जहाँ मल्टी एथनिक मल्टी नेशनल लोग रहते हैं। और यही ब्यूटी है भारत की ब्यूटी भी यही है कि वहाँ मल्टी एथनिक लोग रहते हैं। और ऐसे जो लोग ऐसे सोचते हैं, जो भारत विरोधी होते हैं, वे भारत के हक में नहीं होते, चाहे अपने आप को जितने भी चाहे महान कहें, लेकिन वो भारत विरोधी हैं। मेरा अगला सवाल है कि लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोगों के हाथ में तंत्र। लेकिन जब सिचुएशन जो आज खड़ी हमारे सामने हुई है, आप देखते हैं
कि तंत्र लोगों के हाथ में ना रहकर सरकार, जो खासकर बीजेपी, वैसे तो सभी सरकारें, चाहे कांग्रेस की बात भी करें, उन्होंने भी अपनी पूरी ट्राई की है पहले, लेकिन आज बीजेपी है जो मौजूदा सरकार है, सवाल उन्हें करेंगे कि बीजेपी जो सरकार है लोगों के हाथ से तंत्र लेकर जे उद्योगपतियों के हाथ में तंत्र क्यों देना चाहती है? क्या ये लोकतंत्र रहेगा, उद्योग तंत्र नहीं बनेगा? जी देखिए, बहुत ही अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब हमारे देश में इस वक्त लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं। अब ये तो यूं समझिए कि पब्लिक को तो राष्ट्रवाद का एक अफ्यून सुंघा दिया जाता है और देश को कुछ पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया जाता है। यही हो रहा है इस वक्त तो कुछ पूंजीपतियों ही के हाथ में है पूरा देश का तंत्र। सारा राज उन्हीं के हाथ में है, पॉलिसियां उन्हीं के अनुकूल बनती हैं, जो उनको सूट करे उसके लिहाज से पॉलिसियां बनती हैं। डिक्टेट कर रहे हैं ये पूंजीपति लोग। अब कोई हैसियत नहीं रह गई न सदन की, न लेजिस्लेटिव हाउसेस की, न कोर्ट्स ऑफ लॉ की। आप सोचिए कि जो किसानों के ये जो 3 कानून, काले कानून बने हैं जी, उसमें एक कानून में ये भी तो कहा गया है कि किसी भी किसान को किसी भी परिस्थिति में किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की इजाजत नहीं होगी। अब आप देखिए कि जो हमारे जुडिशरी था उसके भी सारे पावर छीन लिए गए। अब हम कोई कहीं अदालत में जाकर फरियाद भी नहीं कर सकते। अब शिकायत करनी होगी तो एसडीएम क्या करनी होगी, डीएम क्या करनी होगी। हम सब जानते हैं कि एसडीएम और डीएम तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं। उनका काम ही एग्जीक्यूट करना है। जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उस पर वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो उसके खिलाफ कोई न सुन सकते हैं, न कोई जजमेंट दे सकते हैं, न गवर्नमेंट से कुछ कह सकते हैं। अब ये इसके बाद अब किस बात का कमी बाकी रह गई है या सबूत चाहिए इस बात का कि लोकतंत्र खत्म हो गया? मीडिया लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पिलर हुआ करता था। हम सब जानते हैं कि मीडिया भी खरीद लिया गया और दबा दिया गया। कोई भी आवाज डिफरेंस की जो होती है उसको देशद्रोह करार दे दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, उसको आतंकवादी और खालिस्तानी और पाकिस्तानी और खुदा जाने क्या क्या नाम दिए जाते हैं। तो ये तो लोकतंत्र के दुश्मन लोग हैं और तो किताबों में लिखा है। अब इसमें कोई डिबेट की बात ही नहीं है। जो किताबें हैं सावरकर की या उन सब की जो लेख हैं उनके गुरु गोलवालकर का, तो उन्होंने साफ लिखा है कि उनका रोल मॉडल जो है किसी का हिटलर है, किसी का मुसोलिनी है। तो उनका डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से तो कोई रिश्ता कभी रहा ही नहीं। और अब इस वक्त कोई उम्मीद उनसे ये करना कि वो लोकतंत्र की का ख्याल करेंगे, ये बिल्कुल ही समझी की बात है। बिल्कुल आपने सही आपने जिक्र किया है। जो आरएसएस के हेड थे, हेड गवार, और साथ में जो उनके सेकंड हेड थे एमएस ग्वालकर। जो एमएस ग्वालकर की बुक है उसमें स्पष्ट रूप में ये जिक्र है कि जो जिसे भारत की संस्कृति, भाषा या इधर की का कल्चर जिसे रहना है उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो एनफोर्समेंट है, उसकी किताबों में एनफोर्समेंट नज़र आ रही है। और उनका जो आइकॉन है जिसे वो रोल मॉडल मानते हैं वो हिटलर जैसे, मुसोलिनी जैसे हैं। ये भी आपने बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी क्योंकि वो उनकी किताबों में लिखा है। तो सवाल एक बात और मैं कह दूं भाई, इंडियन कल्चर जिसको ये कहते हैं वो दरअसल ब्राह्मण्स कल्चर है। उनकी मुराद इंडियन कल्चर के लिए, इंडियन कल्चर में तो डाइवर्सिटी है। यही जैसे कि आपने कहा कि यही तो भारत का यूनिक ब्यूटी है। इस तरह का माहौल हमको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हम कर सकते थे कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श सोसाइटी यहाँ बनाते, लेकिन अब हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है। हम हार नहीं मानेंगे और हम इस भारत को असली भारत बनाकर रहेंगे।